नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था लास्ट में किस तरीके से हमारा इंडिया साउथ अफ्रीका से अलग हुआ और 33 सागर के मलबे को ऊपर उठाता हुआ हिमालय का निर्माण किया। मैंने बोला था कि अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, बट हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं, कुछ अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में एक घटना हुई थी वेगनर महोदय के अनुसार। वेगनर हमारे एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के, हमारे नहीं, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 के आसपास अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक ही महासागर था। महासागर जो था उसे पैंथालासा बोला इन्होंने, और महाद्वीपों को बोला, महासागर को पैंथालासा और महाद्वीपों को पैंजिया। ये कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीप एक ही था, सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया बोला गया। ठीक है, पैंजिया बोला गया। बाद में ये महाद्वीप दो भागों में बट गया। उत्तर के भाग को लारेसिया बोला गया, उत्तर के भाग को लारेसिया बोला गया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया। लारेसिया में हमारे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया आए, और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आए। ठीक है दोस्तों, ये वेगनर महोदय ने हमारे बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी को अनुप्रस्थ काट के रूप में अगर देखा जाए तो वेगनर महोदय के अनुसार इसी 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में 2 टाइप के आए, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक महासागरीय क्रस्ट। इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से ज्यादा है। इस टाइप से देखते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई, ये महासागरीय क्रस्ट हुआ, ये महासागर हुए जो ब्लू कलर की डॉटेड आप देख रहे हैं। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई, क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, भूपर्पटी की ऊंचाई कितनी हुई? 6 किलोमीटर। इस चित्र में थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पोर्शन हुआ महासागर का। महासागर के नीचे जो ब्लैक कलर का आप पोर्शन देख रहे हैं, ये महासागरीय क्रस्ट हुआ, जिसकी चौड़ाई, जिसकी मोटाई 6 किलोमीटर हुई। और नीचे वाले फिगर में देखते हैं हम, ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये महाद्वीप हुए हमारे। महाद्वीप हुए, महाद्वीप के नीचे जो आप पोर्शन देख रहे हैं, महाद्वीपों के नीचे का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये हुआ महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई कितनी हुई? 40 किलोमीटर। ये वेगनर महोदय ने हमारे सब बताया था। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में भी इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट में कौन से एलिमेंट की अधिकता पाई जा रही है? सिलिका और एल्युमिनियम की। इन्होंने नाम दे दिया था इसका सियाल, सियाल, जिसे बोला सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल को बोला इन्होंने सीमा और कोर को नीफे। इन्होंने अपने हिसाब से जो बताया, इन्होंने बताया कि कोर में निकिल और फेरस, Ni मीन्स निकिल, Fe मतलब फेरस, निकिल और फेरस के तत्वों की अधिकता है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है और कोर में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। ये वेगनर महोदय ने बताया। हालांकि ये थ्योरी बाद में फेल हो गई थी, ये काफ़ी पुरानी थ्योरी थी। अब हमने पृथ्वी की आंतरिक तरंगों का अध्ययन वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया, जो सही सिद्ध हुई। ये थ्योरी इनकी गलत प्रूफ हो गई थी। इन्होंने बताया कि क्रस्ट में सिलिका, एल्युमिनियम, मेंटल में सिलिका, मैग्नीशियम और कोर में निकिल और फेरस के तत्वों की अधिकता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को हमने जब भूकंपीय तरंगों को पास कराना स्टार्ट किया, पृथ्वी को भूकंपीय तरंगों के आधार पर जब अध्ययन किया, तो हमने देखा कि सबसे पहले जब हमने पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए 4 तरंगें हुई, P, S, L और R। हमारे सिलेबस में पढ़ने की दृष्टि से केवल 2 इंपॉर्टेंट है, P और S, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तरंगें साउंड वेव की तरह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये इनको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। ये जो है किसी न किसी माध्यम में ही ट्रेवल करेंगी, और माध्यम चेंज होने पे इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है।
ये हम सब जानते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं पी वेव की खास बात क्या है। पी वेव की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, ये नोट करिएगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। गैस में पी वेव्स की आई एम टॉकिंग अबाउट पी वेव के बारे में बात कर रहा हूं। सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम रहेगी पी वेव की। और एस वेव का क्या है? एस वेव का कुछ फंडा ऐसा है कि ये सॉलिड और गैस में ही ट्रेवल करेंगी, लिक्विड से ट्रेवल नहीं हो पाएंगी। ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी वेव हुई एस वेव की क्या प्रॉपर्टी थी कि ये सॉलिड और गैस मतलब ठोस और गैस से ही गुजर पाएगी, लेकिन लिक्विड यानी कि द्रव से पास नहीं होगी। और पी प्राइमरी वेव जो थी वो ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम से पास हो सकती हैं। एस वेव के बारे में देखते हैं। जब एस वेव जहां पे ये नॉर्थ पोल हुआ, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, हम जानते हैं नॉर्थ पोल में से अगर एस तरंगे जनरेट हुई, एस तरंगे अगर नॉर्थ पोल से जनरेट हुई, हमने देखा कि ये तरंगे कुछ दूर तक तो आई, कुछ दूर तक तो इन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन घनत्व में जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर में डेंसिटी बढ़ती गई, ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई। ये कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, हमें फिगर में देख रहे हैं, ये कुछ इस डायरेक्शन में चली गई। किंतु जो सीधी आई, कुछ तरंगे सीधी भी आई, कुछ तरंगे सीधी आई, वो थोड़ी दूर तक तो आई, लेकिन 2900 किलोमीटर के बाद ये तरंगे ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे क्या प्रूफ हुआ? 2900 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो डेफिनेटली लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, यानी कि द्रव इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एस तरंगे इस मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे ये प्रूफ हुआ। और पी वेव के केस में देखें तो पी वेव का केस क्या हुआ कि हम पी वेव की प्रॉपर्टी है, पी वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है। पी वेव की जो किरणें रेज आई, पी वेव की जो साउंड वेव्स आई, ये 2900 किलोमीटर की गहराई से पास तो हुई, बट इनकी स्पीड कम हो गई, इनकी स्पीड कम हो गई, इनकी स्पीड कम हो गई। तो इससे हमें क्या अंदाजा मिला? इससे हमें ये अंदाजा मिल गया कि ये जो पोर्शन है जहां पे इसकी स्पीड कम हुई, स्पीड सबसे कम हमने अभी पढ़ा कि स्पीड गैस में तो सबसे कम होती है, पृथ्वी के नीचे गैस तो है या नहीं, इसकी हम तो प्रूफ, इसकी अभी हमें ये जान मान के चलना है कि हमें नहीं पता पृथ्वी के भीतर क्या है। हमें सिर्फ ये जानना है कि जब तरंगे अंदर ट्रेवल की, तब हमने जाना कि पृथ्वी पी वेव्स की जो स्पीड कम हुई, उससे हमें क्या पता चला? उससे हमें पता चला कि पी वेव पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर के बाद का एरिया जो है वो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड है। भाई ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि पी वेव की स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई ना, तो वो प्रूफ हुआ कि ये द्रव है, सॉलिड। उसके आगे जब पी वेव ने ट्रेवल किया, यहां पे एकदम सेंटर पोर्शन पे जब ट्रेवल किया, तो यहां पे पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। हमने अभी पढ़ा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ठोस में सबसे ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो पृथ्वी का सबसे अंदर का पोर्शन है, उसके सेंटर का, वो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसमें पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। हम जानते हैं कि पी वेव की स्पीड किस में ज़्यादा होती है? पी वेव की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ये है पृथ्वी की अनुप्रस्थ काट का थोड़ा सा मॉडल। क्रस्ट, मेंटल और कोर, आउटर कोर, इनर कोर। मैंने बताया कि कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर इनर कोर की बात आई तो दोस्तों एक चीज छूट रही है, हम देख लेते हैं। छूट ये रही थी यहाँ पे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर को जोड़ने के लिए थोड़ा सा क्लियर करने के बाद समझ लेते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें क्या हुआ कि क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने के लिए
क्रस्ट और मेंटल के बीच के पोर्शन में जो जोड़ने के लिए एक असंबद्धता आई, जिसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको कवर करना ज़्यादा जरूरी था। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता। कोर को डिवाइड किया, ये आउटर कोर और ये इनर कोर। ये आउटर कोर हो गई दोस्तों, ये इनर कोर हुई। मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, इसको नाम दिया गया गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो असंबद्धता आई, उसे लेहमैन असंबद्धता बोला गया। क्लियर है? ये चीज छूटी हुई थी। मोहो असंबद्धता क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, मेंटल और आउटर आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता। क्लियर है दोस्तों? ये चीज छूट रही थी, इसको भी हमने कवर कर लिया। ये जो फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर हो गया। पी वेव्स आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो लाइनें आ रही हैं, पी वेव्स की हैं। पी वेव्स ट्रेवल की, लिक्विड में इसकी स्पीड कम हुई और नीचे जाने पे सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो गई। एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाई, क्योंकि लिक्विड एस और वेव दोनों को एक साथ पास करा के देखा गया, तब ये कंफर्म हुआ कि ये एरिया जो है आउटर कोर का जो एरिया है, ये लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में हमारी एस ट्रेवल नहीं करती है और गैस में तो ट्रेवल करती है। गैस तो है नहीं, एस तो सॉलिड और गैस में ट्रेवल कर जाती है, तो एस तो है नहीं, क्योंकि एस ने ट्रेवल नहीं किया, एस वेव्स ने, तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि लिक्विड है। और पी ने ट्रेवल तो किया, बट उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, हमने समझ लिया है। आइए आगे देखते हैं, इस चित्र के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, रीड करते हैं इसको। इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एथेनोस्फीयर, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग और लिथोस्फीयर, मतलब कि 0 से 200 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फीयर है, 0 से 360 किलोमीटर तक का एथेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, 360 से 2800 तक मध्यमंडल, ये ठोस है। क्लियर है दोस्तों? लिथोस्फीयर के बारे में जाना हमने। लिथोस्फीयर 0 से 200 किलोमीटर, ये क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग लिया, ये यहाँ पे क्रस्ट, ये पोर्शन मेंटल और ये कोर। उसी हिसाब से लिथनोस्फीयर, जब हमारी पी वेव को रीड किया गया, तो जो लिथनोस्फीयर था, लिथनोस्फीयर में पी और एस दोनों की स्पीड, ये वेलोसिटी स्पीड के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जो एरो मार्क है, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है कि स्पीड, स्पीड नीचे जिसका एरो है मतलब स्पीड डाउन हुई, ऊपर जिसका एरो है उसकी स्पीड ज़्यादा हुई, बढ़ी। तो ऊपर वाला पोर्शन सॉलिड था, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में पी वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा हुई और एस वेव ट्रेवल कर गई। सेकेंड वाले इसमें जब हम पहुंचे, तो सेकेंड वाले में हमने देखा कि पी और एस दोनों की स्पीड डिक्रीज हुई, पी की स्पीड भी डिक्रीज हुई और एस की भी स्पीड डिक्रीज हुई। एस ने ट्रेवल किया बट स्पीड थोड़ी सी डाउन हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अर्ध ठोस अवस्था में है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो एक स्टेज होता है, उस अवस्था में है ये। उसके बाद जब मेंटल में एंटर की, तो पी और एस दोनों की स्पीड बढ़ गई, पी और एस दोनों की स्पीड बढ़ गई। इससे हमें ये पता चला कि जो मेंटल वाला स्टेज है पृथ्वी का, जो मेंटल वाला पोर्शन है, वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वो ठोस है। उसके बाद कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाई, एस वेव किस में ट्रेवल नहीं करती हैं? लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती हैं, तो ये पोर्शन लिक्विड है। और पी वेव की स्पीड कम हो गई, तो लिक्विड में पी वेव की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए पी वेव की स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हुई। और जैसे ही हम सेंटर पोर्शन में, इनर कोर के सेंटर पोर्शन में जाते हैं, वहाँ पे हमने देखा कि पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एरो ऊपर मतलब स्पीड इंक्रीज, एरो नीचे मतलब स्पीड डिक्रीज। ये सब चीज़ें तो ध्यान रखनी है दोस्तों। पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, और पी वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड अवस्था में, यानी कि ठोस अवस्था में पी वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने
बनाया हुआ है, एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस। ये जो लिखा हुआ है इसे भी देखेंगे, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस। ये ब्लू कलर का एरो जिधर ओपन है उस उधर हम, जिस तरह ओपन है इसका मुंह उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में उससे कम, गैस में। ये तरंगों की तीव्रता के आधार पर हमने अध्ययन किया। आइए कुछ और चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी की ओवरऑल पृथ्वी में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, कभी कभी इनका क्रम एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इनके क्रम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जिधर एरो है वो सबसे ज़्यादा, जिधर ब्रैकेट का मुंह जिधर ओपन है, वो एलिमेंट, वो तत्व पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? पृथ्वी में, ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको, इसका मैंने केमिकल नेम लिखा हुआ है, रासायनिक नाम लिखा हुआ है Fe। Fe मतलब आयरन। क्लियर है? Fe। पृथ्वी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक है, आयरन, फिर उसके बाद O2 ऑक्सीजन, फिर सिलिका, मैग्नीशियम, सल्फर, निकिल, कैल्शियम और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा फेरस मतलब आयरन पाया जाता है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिका, उससे कम मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर निकिल, फिर कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम। इनका क्रम याद रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, इसलिए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन। सबसे कम पाया जाने वाला एल्यूमिनियम, और इनका क्रम आपके सामने लिखा हुआ है। पृथ्वी के क्रस्ट में, जो पृथ्वी का ऊपरी पोर्शन है 0 से 6 किलोमीटर तक का, 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है, 0 से 30 किलोमीटर, तो उसमें जो 0 से 30 किलोमीटर का है उसमें पाए जाने वाले तत्वों में कौन कौन सा है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उससे कम सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में, फिर सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में, पोटेशियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में। ये इसका क्रम है, ये क्रम याद रखेंगे। आगे हमने ये देखा कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो कई प्लेटों में डिवाइड की। पृथ्वी की स्टडी करने के लिए, महाद्वीपों का अध्ययन करने के लिए साइंटिस्टों ने इसको, पृथ्वी को कई प्लेटों में डिवाइड किया। हम यहाँ प्लेटों का नाम लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसे मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से कवर करने की कोशिश की, जिससे आपको समझ में भी आ जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, और मोटे तौर पे ये नॉलेज हो जाए, समझने में आगे भी समझने में आसानी हो। ये विस्तार से जानेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में इसको ख़त्म करते हैं। कोई चीज़ अछूता न रह जाए, इसे शॉर्ट में इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इससे जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑप्शनल, मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। ऑप्शनल MCQ बहुविकल्पी जो आते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको मिलेंगी ये चीज़ें। प्लेटें हमारी डिवाइड हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ही हमारा इंडिया आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ही हमारा एरिया इंडिया आता है, और यूरेशियन प्लेट। ये हुई दोस्तों कितनी प्लेटें? 1 2 3 4 5 6, और एक नई प्लेट का इजाद किया गया जो पैसिफिक प्लेट थी। पैसिफिक प्लेट, उसका थोड़ा सा पोर्शन एक नजका प्लेट के रूप में उभर कर सामने आया है। नजका प्लेट भी माइंड में रखेंगे, इसके बारे में भी जिक्र हो सकता है आगे की वीडियोस में। तो ये थी हमारी प्लेटों के बारे में जानकारी। अब हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, तो हिमालय की उत्पत्ति में जब पढ़ेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई तो क्या हुआ? प्लेटों में मूवमेंट कई टाइप के होते हैं, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। प्लेटों में
प्लेटें हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे में घर्षण करती हैं। कई टाइप के प्लेटों में मूवमेंट होते हैं और हर मूवमेंट से, ये कैसे वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया, क्योंकि हर मूवमेंट से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। भूकंप की क्रिया, ज्वालामुखी की क्रियाएं, भूकंप की क्रियाएं, ज्वालामुखी की क्रियाएं, पहाड़ निर्माण, पर्वत निर्माण, ये सब चीजें कैसे हुए, ये इन प्लेटों की ही संरचना पे, प्लेटों के मूवमेंट पे डिपेंड है। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं अगले वीडियो में। हम जानेंगे कि कुछ प्लेटों से थोड़ा सा वीडियो कवर करेंगे, वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन जिसमें हम प्लेट के बारे में स्टडी करेंगे, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बारे में डिस्कस करते हुए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई हम उसमें एंटर कर जाएंगे। इससे पढ़ाने से दोस्तों ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे, कॉन्सेप्ट खुलता रहेगा कि किस हिसाब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे पहाड़ बने। नहीं तो हम दिमाग में सोचते रह जाते हैं ज्वालामुखी कैसे बना होगा, ज्वालामुखी भूकंप कैसे आ जाते हैं। तो ये सब प्लेटों की पे ही डिपेंड है, प्लेटों की मूवमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लेटों का ध्यान रखेंगे हम। प्लेटें कितने टाइप की हैं? 6 टाइप की, और एक नस्का प्लेट ऐड हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।